हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। अरे वाह, मुझे पता है एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही रही होगी, बट डोंट वरी। आज हम टोपी शुक्ला चैप्टर को इतने मज़ेदार तरीके से समझेंगे ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, एग्जाम्स में फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए अपनी आज की ये कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से। क्या दोस्ती क्या दोस्ती के रिश्ते के आगे ये धर्म की, मजहब की दीवारें कोई मायने रखती हैं? सोचिएगा, क्योंकि ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम इन 5 पॉइंट्स में पूरी कहानी को कवर करेंगे। इस स्ट्रक्चर से आपको चैप्टर याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। कहानी के 2 मेन हीरोज हैं, टोपी और इफ़न। और देखो, राइटर हमें कहानी की शुरुआत में ही ये बता देते हैं कि एक के बिना दूसरे की कहानी बिल्कुल अधूरी है। वो एक दूसरे की परछाई नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का एक अटूट हिस्सा थे। अब जरा इस स्लाइड को देखो, कितनी दिलचस्प बात है। एक का पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ल और दूसरे का सैयद जरगाम मुर्तुजा। नाम और परिवार कितने अलग हैं, है ना? लेकिन इसके बावजूद उनकी दोस्ती इतनी पक्की, इतनी अटूट थी कि कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता था। और ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि टोपी की अपनी कहानी असल में इफ़न के घर के आंगन में ही लिखी जा रही थी। उसे समझने के लिए हमें इफ़न के परिवार में और खासकर उसकी दादी की दुनिया में झांकना ही होगा। चलिए अब कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर चलते हैं। भाई, ऐसा क्या था कि टोपी को अपने घर से ज्यादा इफ़न का घर और खास तौर पर उसकी दादी के पास इतना अच्छा क्यों लगता था? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो बात ये थी कि इफ़न की दादी, जो पूरब की रहने वाली थी, वो बहुत ही मीठी पूर्वी जबान बोलती थी और टोपी को उनकी वो बोली शहद जैसी मीठी लगती थी। वो उसे बिना किसी भेदभाव के बहुत प्यार करती थी, उसे मज़ेदार कहानियां सुनाती थी। सच कहें तो दादी के आंचल में उसे वो प्यार मिलता था जो शायद उसे अपने घर में महसूस ही नहीं होता था। दादी प्यार से टोपी को डांटते हुए कहती थी, अरे बेटा, तू ये गंवारों वाली बोली क्यों बोलने लगा? पर मजे की बात यह है कि टोपी के लिए तो ये गंवारों वाली बोली किसी संगीत की तरह थी। उसे अपने घर की फॉर्मल भाषा से ज्यादा दादी की इस बोली में अपनापन लगता था। और ये स्लाइड इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। असल में इफ़न की दादी में टोपी को अपनी माँ का रूप दिखाई देता था, एक ऐसा रिश्ता जो धर्म और मजहब की दीवारों से बहुत बहुत ऊपर था। ये तो बस प्यार का, अपनेपन का रिश्ता था। ओके, तो अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक छोटा सा प्यारा सा शब्द, और उस एक शब्द ने टोपी के घर में जैसे तूफान ही ला दिया। देखते हैं कैसे। अब देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जो सुनते हैं वही सीखते हैं। टोपी दिन भर इफ़न के घर रहता तो वहां के प्यारे प्यारे शब्द जैसे अम्मी, अब्बू, बाजी उसे बहुत अच्छे लगने लगे। वो इन शब्दों को, लेखक कहते हैं, मनी मन गुड़ की डली की तरह चूसता रहता था। और फिर एक दिन जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे, तो अनजाने में, बिल्कुल इनोसेंटली, टोपी के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे घर में भूचाल आ गया। टोपी ने अपनी माँ से बैंगन का भुर्ता मांगते हुए कहा, अम्मी, जरा बैंगन का भुर्ता। बस इतना सुनना था कि मेज पर सबके हाथ रुक गए। सब आंखें टोपी पर जम गईं। अम्मी? एक हिंदू ब्राह्मण के घर में ये मुस्लिम शब्द? अरे ये तो परंपराओं पर हमला था। इस मासूम सी गलती का नतीजा बहुत भयानक हुआ। उसकी अपनी दादी सुभद्रा देवी गुस्से से आग बबूला हो गई। माँ राम दुलारी ने उसकी बहुत पिटाई की और सारा इल्जाम, सारा ब्लेम किस पर आया? उसकी और इफ़न की दोस्ती पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चलो अब जरा एग्जाम मोड में आते हैं और कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। रेडी? लेट्स गो। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना। सवाल है कि इफ़न की दादी की मौत के बाद टोपी को इफ़न का घर खाली खाली सा क्यों लगने लगा था? देखो, एग्जाम्स में लिखने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, टोपी का जो असली कनेक्शन था ना, वो इफ़न से ज्यादा उसकी दादी से था। इफ़न तो बस एक ब्रिज था दादी तक पहुंचने का। दूसरा, उस घर में दादी ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी, अ बिग सपोर्ट सिस्टम। तीसरा पॉइंट, दादी का प्यार अनकंडीशनल था।
वो उसे बिना किसी हिंदू मुसलमान के भेद के बस एक बच्चे की तरह प्यार करती थी। चौथा, दादी की मौत के बाद टोपी को अपना अकेलापन, हिज लोनलीनेस और भी ज्यादा चुभने लगा। और आखिरी 5वां पॉइंट, दादी के बिना वो घर नहीं था, वो सिर्फ दीवारों का एक खाली ढांचा था। टोपी इतना अकेला महसूस कर रहा था कि उसने इफ़न को एक बहुत ही मासूम सा सजेशन दिया। उसने कहा कि चलो हम अपनी अपनी दादी बदल लेते हैं, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। ये डायलॉग टोपी के अकेलेपन और दादी के लिए उसके प्यार की गहराई को दिखाता है। सो टचिंग, इज़न्ट इट? तो चलो बच्चों, अब जल्दी से इस कहानी के असली मैसेज को, इसकी कोर लर्निंग को समराइज करते हैं। आखिर राइटर हमें इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं? व्हाट्स द टेक अवे? तो इस कहानी का असली मैसेज क्या है? चलो इसके मेन थीम्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहला थीम है, दोस्ती मजहब से बड़ी होती है और ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट सी रिलीजन। दूसरा, बच्चों की मासूमियत, बच्चों का प्यार किसी भी बॉर्डर या मजहबी दीवार को नहीं मानता। तीसरा थीम है, भाषा और पहचान, हमारी बोली, हमारी जबान, हमारी आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा है, जैसे दादी की पूर्वी बोली थी। और चौथा, एंड द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थीम, बड़ों की दुनिया अक्सर बच्चों से उनका इनोसेंस, उनकी मासूमियत छीन लेती है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिएगा जरूर कि टोपी और इफ़न जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये समाज और ये दुनिया उनकी मासूमियत को क्यों और कैसे छीन लेती है। तो ये थी टोपी शुक्ला की कहानी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपकी एग्जाम्स के लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट। अगर ये समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।